मेरा नाम डॉक्टर विद्युत जैन, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और इंदौर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस में हूँ। आज अपन पल्मोनरी हाइपरटेंशन पर चर्चा करेंगे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में सामान्य जानकारी कम है, पर 5 मई को प्रतिवर्ष इसके बारे में अवेयरनेस डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन बोलते हैं तो सब लोग समझते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया। जी हाँ, ये हाई ब्लड प्रेशर तो है, पर ये है लंग्स का। लंग्स मतलब फेफड़े। उसके अंदर सामान्यतः ब्लड प्रेशर 25 मिलीमीटर होता है, पर जब ये बढ़ जाता है तो धीरे धीरे इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि पल्मोनरी मतलब लंग्स की आर्टरी धीरे 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 सिकुड़ती जाती है, तो फिर रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है और बॉडी में जब लंग्स का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो पेशेंट को सांस फूलने लग जाती है और उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है। इस तरह से जब होता है तो पेशेंट धीरे धीरे थकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कई कारण हैं और कई प्रकार हैं। सामान्यतः 5 विभिन्न प्रकार के पल्मोनरी हाइपरटेंशन होते हैं, जिसमें प्रत्येक में अन्य कई कारण है। पर जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिसके बारे में ज़्यादा आज चर्चा करें उसको बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। इस प्रकार की बीमारी में अक्सर कई बार कारण तो नहीं मालूम पड़ते हैं, और कारण हैं तो वो कुछ ऐसे हैं कि जिनके ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, पर ट्रीटमेंट अगर समय पे करो तो सब कुछ ठीक है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो इडियोपैथिक होता है उसमें अक्सर पेशेंट शुरुआत में आएंगे कि मुझे थकान होती है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरे को सांस फूलती है, कभी चक्कर भी आ सकते हैं और किसी किसी पेशेंट को खांसी में खून भी आ सकता है, पर वो अंत की शुरुआत में नहीं आता है। कभी वो बोलेगा मुझे दिल की धड़कन बढ़ी और अपने जो शारीरिक काम करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझता है। ऐसी अवस्था में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो इवन चिकित्सक भी इस बीमारी को पकड़ने में कई बार एक बार में नहीं पकड़ सकते हैं। कई बार तो वो सामान्य जांचें करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा, जैसे हृदय रोग तो नहीं हुआ, जैसे तो फिर वो जब उधर कोई कारण नहीं मिलता है तो फिर हार्ट की कुछ स्पेशल जांचें होती है जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करने में सहायक होती है। जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, फिर इकोकार्डियोग्राफी होती है, फिर उसके बाद में अगर कुछ समझ में आता है तो डॉपलर टेस्ट होते हैं, डॉपलर के बाद कुछ ब्लड के स्पेशल टेस्ट होते हैं। अगर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, इसका मतलब होता है हृदय की एंजियोग्राफी, पर आर्टरीज के लिए नहीं, लंग्स के लिए करी जाती है। अगर उसमें सब स्थापित हो जाए कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो फिर इसका स्पेशल तरीके से टेस्ट के होने के बाद में इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं। इनकी दवाइयों के बारे में ज़्यादा विकास पिछले 2 दशक में ही हुआ। समझिए 1996 के बाद से इसकी बीमारी के बारे में हमें ऐसी दवाइयाँ हाथ में आई है जिससे मरीज का स्वास्थ्य ठीक होता है। तो शुरुआत में जो दवाइयाँ आई उसके बाद 2010 के बाद हमारे पास 4-5 और नई दवाइयाँ आ गई। कुछ दवाइयाँ टैबलेट के रूप में दी जाती है, कुछ दवाइयाँ पंप के रूप में आ रही थी और कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में या इन्फ्यूजन पंप के रूप में देते थे। अब पिछले 1-2 साल में ज़्यादातर दवाइयाँ टैबलेट के रूप में हो गई है। इस बीमारी की स्टेज के अनुसार दवाई दी जाती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब ये जो दवाइयाँ हैं, सर्वप्रथम पेशेंट पूछता मुझे कब तक लेना है, तो सामान्यतः ये डॉक्टर का निर्णय होता है कि उसको ये दवाइयाँ कितने दिन लेना, और हो सकता है दवाइयाँ लंबे समय तक लेना है। फिर दूसरा पेशेंट का प्रश्न होता है कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आते। यूँ तो किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट आ सकते हैं, पर वो डॉक्टर की निगरानी में ले तो साइड इफेक्ट रोके जा सकते हैं और समय पर दवाई को चेंज किया जा सकता है। तीसरा होता है कि दवाई मेरे ऊपर काम करेगी कि नहीं। सामान्यतः दवाइयाँ काफ़ी केसेस में अच्छे से काम करती है, और जब पहली स्टेज वाली दवाई काम नहीं करती तो दूसरे स्टेज की दवाई का प्रयोग करते हैं या 3rd स्टेज वाली दवाइयों का भी काम करते हैं। फिर पेशेंट पूछता है कि सब ये दवाई, ये बीमारी मुझे हुई क्यों, तो उसके विस्तृत कारणों की जांच तो करी जाएगी हमेशा, और अगर उसमें कोई ऐसा कारण है जिसका एडिशनल इलाज जरूरी है तो वो भी डॉक्टर लोग उसमें समाहित कर देते हैं, ताकि आपके पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इसमें पेशेंट को कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बहुत भागदौड़ का जीवन नहीं बताना चाहिए, जहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनको निमोनिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर उनको कोई भी नई दवाई किसी अन्य बीमारी के लिए ले रहे हैं तो उनको अपने डॉक्टर को इन बीमारियों के बारे में, इस दवाई के बारे में बताना चाहिए, तो ड्रग इंटरेक्शन नहीं हो। आजकल इन सारे पेशेंटों को हम वैक्सीन भी लगा देते हैं, जो 5 साल में 1 या 1 साल में 1 लगता है, ताकि उनको सामान्य सिंपल निमोनिया नहीं और उनकी तबीयत नहीं बिगड़े। उसके बाद में जब ये पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो हो सकता है कभी कभार बीच में ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड के टेस्ट कर लेते हैं, ताकि उनकी साइड इफेक्ट को पहले से मॉनिटर करें। कुछ छोटे मोटे लक्षण जो होते हैं वो अपन नेग्लेक्ट भी करते, यानी उनको ओवरलुक कर सकते हैं, क्योंकि अंत में अपने को आराम चाहिए सांस में,
और फेफड़ों का ब्लड प्रेशर कम होता है। पीरियडिकली इसमें इकोकार्डियोग्राफिक टेस्ट जो होता है वो मॉनिटर कर ले सकता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट है वो मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि अपना जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये अपने ऊपर लाभदायी है अथवा नहीं। और नई दवाइयों के बारे में हमेशा अपने चिकित्सक से चर्चा करते रहना चाहिए। और किस्मत से अभी पिछले 3-4 सालों में सामान्य जो दवाइयाँ किसी दूसरे देश में मिलती है वो अपने देश में, हिंदुस्तान में भी मिलने लग गई है। बहुत सिलेक्टेड केस में अगर पेशेंट को बिल्कुल आराम नहीं मिलता है तो हार्ट के अंदर जाके हार्ट के एक चेम्बर के अंदर छेद बना देते हैं, जिससे रक्त जिधर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है फेफड़ों का वो दूसरी साइड में चला जाए। पर ये कोई ज़्यादा इफेक्टिव ना होता है कई बार, तो किसी सिलेक्टेड केस में आजकल हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ये मरीज की अवस्था के ऊपर निर्भर है, जिस सेंटर में इसका इलाज हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है, और उस चिकित्सक की इस बारे में एक्सपर्टाइज के बाद ही वो बता पाएगा कि ये केस हार्ट लंग ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी नहीं। तो आज समझा अपन ने पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में, जो लंग्स की बीमारी, जो बहुत कॉमन बीमारी नहीं है और सामान्य लोगों को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ हो तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और अपने इलाज को उचित समय पर चालू करें, ताकि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं हो। धन्यवाद।